हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा 6 लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट किस तरीके से शुरू हुआ था, इसके कुछ रीजंस वगैरह हमें यहाँ पर बताए हैं। इंग्लिश एजुकेशन मेड मिक्स इफ़ेक्ट्स ऑन द इंडियन सोसाइटी। जब इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में देना शुरू हुआ तो उसके मिक्स ऐसे इफ़ेक्ट्स इंडियन सोसाइटी पे दिखाई देने लगे। The seeds of nationalism were sown by the reforms of newly educated society. सीड्स ऑफ नेशनलिज्म यानी कि देश के लिए प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम जो है उसके सीड्स, उसके बीज जो है ये रिफॉर्म्स मूवमेंट की वजह से न्यूली एजुकेटेड ऐसी सोसाइटी में बोना शुरू हुए। ड्यू टू various movements in different parts of India, a favorable situation was created to build a political organization on an all India level which will bring together the various provincial political organizations, different groups of political aware people. Due to various movements in different parts of India, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मूवमेंट्स, बहुत सारे मूवमेंट शुरू हुए थे और उसकी वजह से अ फेवरेबल सिचुएशन वाज क्रिएटेड टू बिल्ड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन ऑल इंडिया लेवल। और ये जो यहाँ पर अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जो मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुए थे उसकी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल इंडिया लेवल पर क्रिएट होने के लिए फेवरेबल ऐसी सिचुएशन तैयार हुई, विच विल ब्रिंग टुगेदर द वेरियस प्रोविंशियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे फेवरेबल ऐसी सिचुएशन की वजह से बहुत सारे प्रोविंशियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से जुड़ गए। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिकल अवेयर पीपल, यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उनके ग्रुप भी यहाँ पर एक हो गए थे। एंड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द नेशन बाय डाइवर्टिंग द पब्लिक अटेंशन टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द नेशन, यानी पब्लिक का जो अटेंशन है वो नेशन के क्वेश्चन के तरफ डाइवर्ट करते हुए यहाँ पर अलग अलग एस्पिरेशंस एक्सप्रेस किए जाने लगे थे। Centralization of administration during British rule. Due to the British administration, its implementation on India brought the nation under one roof in its true sense. सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन किस तरीके से किया गया? ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशों के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑन इंडिया ब्रॉट द नेशन अंडर वन रूफ इन इट्स ट्रू सेंस। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था उस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से सही तरीके से यहाँ पर इंडिया को एक रूफ के नीचे, यानी कि एक छत के नीचे लाया गया। ड्यू टू आइडेंटिकल रिफॉर्म्स ऑल ओवर द कंट्री एंड इक्वेलिटी बिफोर लॉ। यहाँ पर आइडेंटिकल रिफॉर्म्स ऑल ओवर द कंट्री में पूरी जगह पे, हर जगह पे आइडेंटिकल रिफॉर्म्स लाए गए थे और इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कायदे के सामने सबको एक समान माना जा रहा था। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप अमंग द पीपल, लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई। For the convenience of administration and swift movement of the army, the British built network of roads and railways. कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशों का जो पूरे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन वो कर रहे थे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया में अच्छी तरीके से करने के लिए और उसके साथ साथ उनके जो मूवमेंट्स है आर्मी के वो स्विफ्टली होने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे वो जल्दी से जल्दी जा सके, इसलिए ब्रिटिशों ने रोड और रेलवेज़ का नेटवर्क तैयार किया। बट दीज फैसिलिटीज़ बेनिफिटेड द इंडियंस एज वेल। लेकिन ये जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर ब्रिटिशों ने अपने खुद के लिए शुरू की थी उसका फ़ायदा इंडियंस को भी हुआ। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर। इसका फ़ायदा इंडियंस को कैसे हुआ कि अलग अलग हिस्सों में रहने वाले जो लोग हैं, अलग अलग पार्ट में इंडिया के रहने वाले जो लोग हैं, इन
फैसिलिटीज़ की वजह से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हुए, एक दूसरे के वो कांटेक्ट में आने लगे। देयर वॉज इंक्रीज इन कम्युनिकेशन एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ग्रू अप। और इसकी वजह से लोगों के कम्युनिकेशन में इंक्रीज हुआ, लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ गया और नेशनलिज्म की जो यहाँ पर फीलिंग है वो भी यहाँ पर लोगों के मन में तैयार होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। द इंडियन वेल्थ वॉज फ्लोइंग टूवर्ड्स इंग्लैंड बाय ऑल मीन्स। इंडिया की जो संपत्ति थी वो हर तरीके से, हर जगह से इंग्लैंड में ही जा रही थी। ड्यू टू द इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड देयर वॉज बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिशों ने, इंग्लैंड ने जो यहाँ पर इम्पेरियलिस्ट की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उस पॉलिसी की वजह से जो इंडियंस है, या हमारी जो इंडिया कंट्री है, इनका इकोनॉमिकली एक्सप्लोटेशन होना शुरू हुआ। फार्मर्स वेयर compelled टू टेक क्रैश क्रॉप्स, बर्डन्स ऑफ लैंड टैक्सेस, कंटिन्यूस फेमाइंस, ऑल दिस ब्रोक डाउन द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब फार्मर्स जो है उन्हें यहाँ पर कंपेल किया जा रहा था, उन्हें कंपल्शन किया जा रहा था कि वो अपने खेतों में क्रैश क्रॉप्स का ही प्रोडक्ट निकालें। उनके ऊपर लैंड टैक्सेस का बर्डन भी बढ़ाया गया था और कंटिन्यूस जो फेमाइन इस कंट्री में हो रहे थे, इन सभी चीज़ों की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर का बैकबोन जो है वो पूरी तरीके से टूट गया। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड विच लीड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है वो भी डिक्लाइन हो गई थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी और उसकी वजह से हमारी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेड द वर्कर्स क्लास। जो कैपिटलिस्ट थे, जो हुक्म चलाने वाले मालक वगैरह थे, वो जो काम करने वाले वर्कर्स है, उनका एक्सप्लोटेशन, उनका शोषण करना उन्होंने शुरू किया। वेरियस न्यू टैक्सेस वेयर इम्पोज ऑन द मिडल क्लास। जो मिडल क्लास के लोग थे उनके ऊपर अलग अलग बहुत सारे टैक्सेस लादे गए। दिस लीड टू ग्रोथ ऑफ डिसकंटेंट अमंग द पीपल। और इन सभी चीज़ों की वजह से लोगों में ब्रिटिशों के खिलाफ डिसकंटेंस मीन्स असंतोष और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टर्न एजुकेशन। ड्यू टू स्प्रेड of Western education, new ideas such as justice, liberty, equality, democracy, etc. were introduced to the Indians. न्यू वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड होने लगा। यहाँ के जो इंडियंस है, यंग इंडियंस जो थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन लेना उन्होंने शुरू किया। और जब वो वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे थे तब नए नए आइडियाज़ के साथ में उनका इंट्रोडक्शन हुआ। उन्हें न्याय के बारे में पता चला कि न्याय किस तरीके से मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और लोकशाही, डेमोक्रेसी भी हमारे कंट्री में होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी बातों से उनका इंट्रोडक्शन हुआ। रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, दिस प्रिंसिपल्स वेयर एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस ने वेस्टर्न एजुकेशन लेना शुरू किया तो बहुत सारे नए प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर उन्होंने अडॉप्ट किए। रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, चीज़ों की तरफ देखने का, ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म, ऐसे बहुत से नए प्रिंसिपल्स उन्होंने अडॉप्ट किए। देयर inculcated a feeling that we are capable of carrying out the work of the country and its progress is possible by following these principles. और इसीलिए उनके मन में, जब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लेना शुरू किया तब उनके मन में अब ऐसे विचार आने लगे कि हमारी जो कंट्री है, उस कंट्री का जो भी वर्क है, उसका जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे करने के लिए, कंट्री को अपनी संभालने के लिए हमारी कंट्री के लोग ही कैपेबल है। और अभी हमें अगर हमारे कंट्री का प्रोग्रेस करना है तो ये जो प्रिंसिपल्स है, जैसे कि जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वेलिटी है, डेमोक्रेसी है, इन्हीं प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर सकती है। ऐसे यहाँ पर उन्हें समझ आने लगी। India is a country of diverse languages, but with the introduction of English language, India got a new medium of communication.
इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। डाइवर्स ऐसी लैंग्वेजेस वाली कंट्री इंडिया है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ तो लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए एक नया मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू मिला। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। द एशियाटिक सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश एट बंगाल बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशों ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। मेनी इंडियन एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स स्टार्टेड स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर। और बहुत सारे इंडियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इंडियन कल्चर की स्टडी करना शुरू किया। द मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, पार्शियन एंड अदर लैंग्वेजेस वेयर एग्जामाइंड एंड रिसर्च वेयर पब्लिश। जब इन्होंने स्टडी करना शुरू किया तो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट संस्कृत, पर्शियन और दूसरे लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो थे उन्हें एग्जामाइंड किया गया और रिसर्च किया गया और उसके ऊपर रिसर्च वगैरह पब्लिश किए गए। डॉक्टर भाऊ दाजी लाड, डॉक्टर आर.जी. भंडारकर, दीज इंडियन स्कॉलर्स मेड इंटेंसिव स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। अब जिन लोगों ने इंडियन एंशिएंट कल्चर की बहुत डीपली इंटेंसिव ऐसी स्टडी की उनमें कुछ इंडियन स्कॉलर्स के नाम बताए हैं डॉक्टर भाऊ दाजी लाड और डॉक्टर आर.जी. भंडारकर। After understanding that we are blessed with glorious ancient tradition, the Indians were awakened with a sense of identity. और जब इन्होंने इंडियन ट्रेडिशन की स्टडी की तब उन्हें पता चला कि हमारी जो इंडिया कंट्री है उसे बहुत सारी ग्लोरियस ऐसे एंशियंट ट्रेडिशंस है। हमारे कंट्री में बहुत सारे ग्लोरियस ऐसे एंशियंट ट्रेडिशंस है। ये जब उन्हें पता चला तो उनमें एक जागृति आ गई कि हमारी भी एक अपनी खुद की इंडियंस की आइडेंटिटी है। द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ वर्किंग सिंस लास्ट 100 ईयर्स इन पुणे। पुणे में पिछले 100 ईयर्स से भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च सेंटर में इंडियन एंशिएंट कल्चर के बारे में स्टडी किया जा रहा है। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।